आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। राइट, सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इस चैप्टर का हाफ पार्ट यानी कि मिनरल्स को कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सेकंड हाफ पार्ट की, जो कि हमें बताएगा पूरी तरीके से पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक एक क्लासिफिकेशन होता है उसको आप अपने माइंड में सेट करके रखें। पावर रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इन टू वेज। सबसे पहले होते हैं कन्वेंशनल, दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वेंशनल दैट मीन्स कन्वीनियंट, और नॉन कन्वेंशनल दैट मीन्स समवेयर इनको बना पाना या इनका यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। तो जैसे जैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे हमें खुद ब खुद ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज के साथ। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि आप मतलब इसको हिंदी में जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको कहा जाता है परंपरागत स्रोत। हिंदी में इनको कहा जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज को। तो परंपरागत वर्ड का ही मतलब क्या हो गया कि जो ज़माने से चली आ रही हैं उन्हीं का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? आपके फॉसिल फ्यूल्स जैसे आप यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ठीक है, ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी के ही सोर्सेज में काउंट होता है। ये जो नेचुरल गैस वगैरह हैं ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स में ही काउंट होता है। उसके अलावा आप ये चीज़ भी जानते हैं कि जो रिजर्व्स होते हैं इन मिनरल्स के, अब देखिए हैं तो ऑल्दो ये भी पावर सोर्सेज हैं बट कहीं ना कहीं तो ये भी हमारे लिए मिनरल्स ही है। राइट, सो इनके जो रिजर्व्स हैं वो क्या है, यहाँ पर लिमिटेड है। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि ज़माने से चले आ रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं हम इनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ पाने में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, इसलिए अब भी हम इसी का यूज़ कर रहे हैं। राइट, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही हैं। जैसे अब पेट्रोल से चलने वाली कार्स की जगह पर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बैटरी से चलती हैं, कई चीज़ें हैं। बट समवेयर अभी भी आप देखोगे तो बहुत ही लार्ज अमाउंट, बहुत ही मासिव एरिया जो है वो इन्हीं कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी आ भी रही है तो अभी वो अफोर्डेबल नहीं है, तो कॉमन पीपल को यूज़ करने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रही है। तो क्या हो रहा है कि जो अभी आपके पुराने सोर्सेज थे, जो परंपरागत थे, जो ज़माने से चल रहे हैं, उन्हीं का आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो है ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कोल की। तो देखिए, कोल इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई फॉसिल फ्यूल आपके पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है तो वो सिर्फ कोल है और कुछ नहीं। ठीक है, कोल का यूज़ आप देखेंगे डोमेस्टिक फ्यूल में भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हो रहा है, यानी कि कहाँ पे, स्टीम इंजन्स में। तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और उसके बाद ये क्या है, सारे काम करता है, मल्टीटास्किंग है। दैट मीन्स डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ हो रहा है, आप इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आयरन बनाओ चाहे आप स्टील बनाओ। उसके अलावा आप स्टीम इंजन्स में भी इसका यूज़ कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब एक जो वर्ड ध्यान रखने वाला शॉर्ट डेफिनेशन अगर आपको याद रह जाए कि थर्मल पावर जो कहते हैं वो उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जो कि कोल से जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि हर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर नहीं होती। थर्मल पावर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम कोल, इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक और जो यहाँ पे कोल को रेफ़र किया जाता है, कोल को एक आप कह सकते हो यहाँ पे नाम दिया गया है, बरीड सनशाइन का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारी बातें हो गई, बेसिक आपको डेफिनेशन बेसिक आपको इनका समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, और अगर इंडिया उसमें आता है तो इंडिया के ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर के कोल प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में भी ये जनरेट होता है,
तो इंडिया में जो जनरेट होता है वो कौन कौन से हैं देखिए आप, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो जैसे रीजन्स हैं झारखंड में, यहाँ पर के आपका कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा एक छोटा सा अंतर कहाँ आ जाता है वो आपको बताते हैं। देखिए वर्ल्ड की कई लोकेशंस ऐसी हैं, अब आप जानते हो ये चीज़ कि हर चीज़ का एक टाइप होता है, हर चीज़ ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड में डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो क्वालिटी के बेसिस पे भी कुछ होता होगा, इसी तरीके से जो कोल है आपका वो भी डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो आपका जो बिटुमिनस कोल होता है, इट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी कोल। ठीक है, कौन से कोल की बात कर रही हूँ मैं, बिटुमिनस कोल की। नाम याद रखेंगे, बी से स्टार्ट हो रहा है, बिटुमिनस कोल। उसकी जब हम बात करें तो वो होता है आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। और ये जो है मतलब आप समझो कि एक तो आपको पॉल्यूटेंट भी उतना ज़्यादा उसमें बचते नहीं है, और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसके कारण जो बिटुमिनस कोल है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा माना गया है। ठीक है, लेकिन वही बात है, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, राइट, थोड़ी मेहनत लगती है। तो हुआ यही है कि वर्ल्ड के कुछ लोकेशंस में बिटुमिनस कोल जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास जो कोल अवेलेबल है वो है आपका एंथ्रेसाइट। अब एंथ्रेसाइट इज़ नॉट दैट मच ऑफ गुड क्वालिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के पास बिटुमिनस है ही नहीं, है, लेकिन जिन लोकेशंस पर बिटुमिनस कोयल अवेलेबल है वहाँ पर आप अगर उसको कह सकते हैं कि आप उसकी माइनिंग करना चाहो या चीज़ें करना चाहो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो समवेयर इंडिया के पास जो कोल है ज़्यादातर अमाउंट में एंथ्रेसाइट ही होता है। बिटुमिनस निकल रहा है कहीं ना कहीं, कुछ रीजन्स होंगे, बट एंथ्रेसाइट कोल जो है वो भी यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एंथ्रेसाइट की क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू बिटुमिनस कोल। ठीक है, याद रखेंगे 2-3 चीज़ें जो अभी हमने इसमें देखी कि कोल आपको मोस्ट एबिडेंटली फाउंड है, यानी सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो कोल मिलता है। कोल इज़ अ मल्टीटास्किंग, क्योंकि ये सारी चीज़ों में यहाँ पर आपके यूज़ हो रहा है। थर्मल पावर याद रखना है, और कोल इज़ रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, ये भी याद रखें। इसके बाद प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, चाइना आएगा ही, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये हो गए आपके वर्ल्ड में। इंडिया के रीजन्स की बात करेंगे तो मेनली आपका झारखंड वाला रीजन यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसमें आपका रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो जैसे रीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा 2 बातें जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, कोल के 2 टाइप कौन कौन सा, बिटुमिनस, दूसरा आपका एंथ्रेसाइट, और दोनों में से फर्स्ट क्लास कौन है, बिटुमिनस इज़ द फर्स्ट क्लास और एंथ्रेसाइट इज़ मे बी सेकेंड और थर्ड क्लास। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो देखिए सबको पता है कोल के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो पेट्रोलियम की है। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोलियम नहीं होगा ना आपकी गाड़ियाँ चलने वाली हैं, ना इंडस्ट्रीज़ में आपकी मशीन्स चलने वाली है, राइट। सो समवेयर पेट्रोलियम इज़ द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड पावर रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अब इसकी बात करते हैं। सो इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। पेट्रोलियम जनरली आपके जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वो कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे देखे गए हैं गुजरात के आसपास जहाँ पर क्या पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। आई गेस महाराष्ट्र के पास मुंबई में एक जगह पे यहाँ पे हमारे होता भी है। तो उन सब की बात हम करेंगे अभी। पहले आप इसकी बात करें कि कोस्टल रीजन्स की जो बात है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहीं पर आपके जो इनसाइड द अर्थ सरफेस रॉक्स हैं उनके बीच की लेयर्स में ही यहाँ से आपका ऑयल जो है ये ड्रिल आउट होता है। उसके अलावा दिस इज़ देन सेंट टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल। आप देखिए, आप पेट्रोलियम आपने निकाला, उसी से आप बना रहे हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही, क्रूड ऑयल के अलावा और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें जब बन रही हैं ये आपके पेट्रोलियम से ही बनती हैं। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स को हमेशा ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना हिंदी में कहें तो। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की डेट में जिस कंट्री के पास पेट्रोलियम के
अगर डिपॉजिट्स हैं, दैट मीन्स उस कंट्री को रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये, अगर उस कंट्री में इतना पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी कर ले अच्छे तरीके से, तो आप ये समझो कि उसे दूसरे देशों से पेट्रोलियम मंगाने की मतलब जो उसके इम्पोर्ट वगैरह की जो कॉस्टिंग होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक, अगर वो इम्पोर्ट कॉस्टिंग कम हो गई तो उसका जो कंट्री का पैसा है, जिसको हम कहते हैं देश का पैसा, देश में रह जाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि डिपॉजिट इतना ज़्यादा है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ वो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो देश का पैसा तो देश में रहा और जो अमाउंट आपने बाहर दिया किसी कंट्री को, वो भी आपको बदले में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देने ही वाला है ना। सो दिस इज़ रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही, मतलब आप समझो आज की डेट में पेट्रोलियम से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं। अगर किसी कंट्री के पास पेट्रोलियम निकल गया तो उस कंट्री की तो गाड़ी बहुत अच्छी चलने वाली है। ठीक है। तो देखिए, उसके बाद जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उसमें आते हैं आपके ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। ठीक है, ये आपके चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हो गए, इनके बारे में याद रखना है। उसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ होता है। लीडिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे अगर आप, तो ये 4 आएंगी और उसके अलावा आपके ये रीजन्स आएंगे। ठीक, इंडिया में जो रीजन्स हैं, जैसे आपका असम है। ठीक है, असम में एक बिग बॉय रीजन है जहाँ पर के पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। बॉम्बे हाई इन मुंबई है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है। इन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, तो जब आप कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के डेल्टाज देखोगे, ठीक, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर भी आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। राइट। अब हमारा थर्ड जो आता है मिनरल, वो है नेचुरल गैसेस। So natural gas is found with petroleum deposits and is released when the crude oil is brought to the surface। यानी कि जब आप इस पेट्रोलियम ऑयल की, यानी इस पेट्रोलियम डिपॉजिट में से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसी के टाइम पर नेचुरल गैस जो है वो रिलीज़ होती है। और इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर नेचुरल गैसेस के। इंडिया में कौन कौन से रीजन्स हैं, तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव द नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते जाएंगे टुवर्ड्स द आप कह सकते हो मोस्ट टेक्नोलॉजी की ज़्यादा, अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है जैसे धीरे धीरे धीरे, उनकी वजह से नई चीज़ें आप जो है डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपके बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये आपको नेचर में ही मिलते थे, आप उनको निकालते थे, एक्सकेवेशन करते थे उनका, उसके बाद आप उनमें थोड़ा बहुत, जैसे भी आपको पेट्रोलियम से अगर बनाना होता था, पेट्रोल, कैरोसिन, जो भी प्रोसेस होता था, उससे आप वो सारी चीज़ें बनाते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे हाइडल पावर्स की, या अब के जो आपके रिसोर्सेज की हम बात करेंगे, उन रिसोर्सेज में क्या होने वाला है, उन रिसोर्सेज में ये होने वाला है कि जितना भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, अब उनकी मदद से आप धीरे धीरे पावर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जैसे पानी है, सो पानी की मदद से अगर आप पावर जनरेट कर रहे हो, हाइडल पावर बनेगा। सन रेज की मदद से करोगे, सोलार पावर प्लांट बनेंगे। विंड की मदद से करोगे, विंड मिल्स बनेंगी। इसी तरीके से आपकी यहाँ पे चीज़ें अब आगे नेचर से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हाइडल पावर की सबसे पहले जब बात करेंगे, जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा होता क्या है, बेसिक प्रोसेस होता ये है यहाँ पर कि जब किसी रीजन से पाइप गिरता है, सॉरी पानी गिरता है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर टरबाइन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टरबाइन्स लगाए जाते हैं और उनकी कुछ इंटरकनेक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब जनरली यहाँ पे डैम्स एक तरीके के बनाए जाते हैं, डैम में क्या होता है, डैम में एक इस तरीके का ऐसा रिजर्वायर ये बन जाता है जो कि इसको रिजर्व करके रखता है, अपने हिस्से में पानी को यहाँ पे इकट्ठा करके रखता है। नदी का पानी आता है, यहाँ पर आपका इकट्ठा हो रहा है। ठीक है,
आफ्टर अ लिमिट जब डैम के जो गेट्स हैं वो खोलने की नौबत आती है, कई बार आती है, क्योंकि जब पानी जो है वो उसकी लिमिट को टच करने लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है आपको डैम्स के गेट खोलने पड़ेंगे। ठीक है, आप डैम के गेट्स जब खोलेंगे तो पानी जो है थ्रू सम वे यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पर नीचे आपके टरबाइंस वगैरह लगाए जाते हैं, और जब पानी फोर्स से, अब सभी जानते हैं कि जब पानी इतनी हाइट से नीचे आएगा कितना ज़्यादा फोर्स की अप्लाई करने वाला है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से यहाँ पर टरबाइन जो है वो रोटेट होता है, और इस टरबाइन के जो रोटेशंस हैं वो जनरेटर को, जो कि इसी में कहीं फिक्स होते हैं आगे जाके सर्किट्स में, जनरेटर को प्रोड्यूस करने देता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ पे कुछ काम हुआ, और उसके मदद से जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप ध्यान रखेंगे। मतलब क्या हुआ बेसिक प्रोसेस में कि डैम का जो पानी था जब पाइप्स के थ्रू नीचे आता है तो टरबाइन के ब्लेड्स को वो मूव करने पर मजबूर करता है। फोर्स अप्लाई होगा तो वो ब्लेड्स मूव करेंगे, और उनकी वजह से, उनके रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने क्या नाम दिया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद पानी ने अपना फोर्स अप्लाई किया, पानी से आपके टरबाइंस रोटेट हुए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक, अब क्या किया जाता है, यहाँ पे कनेक्शंस दिए जाते हैं। डैम का निकला हुआ जो पानी होता है वो जनरली कैनाल्स के थ्रू, यानी कि नहर बनाई जाती हैं छोटी छोटी इस किसी रीजन से। सो यहाँ के जो आसपास के आपके ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर के आपको डैम्स की पानी की ज़रूरत है इरिगेशन के लिए, वहाँ पर के ये पानी सप्लाई किया जाता है। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आएगी क्या, कि आपने सबसे पहले तो नदी के पानी को स्टोर किया है ना, फिर जब आपको ये समझ में आया कि अब इतना स्टोरेज हो गया है कि आप उसको निकाल सकते हो बाहर, तो आपने उस पानी को छोड़ा। उस पानी को छोड़ करके आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, और उस पानी को वेस्ट होने से रोकते हुए इरिगेशन के लिए उसको मोड़ दिया थ्रू द हेल्प ऑफ कैनाल्स। ठीक, सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। इस चीज़ को ध्यान रखें, पूरी दुनिया की 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की अगर आप बात करेंगे तो पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, ये सारी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस की अगर आप बात करो इंडिया में, तो सबसे अच्छे हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, उसके बाद गांधी सागर डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर के हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में। कंट्रीज़ में कौन कौन आ गए? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। अब ये आपके सोर्सेज कौन कौन से हो गए थे? कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब था कि जो आपके पास पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, आप उन्हीं का उपयोग कर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, साइंस ने डेवलपमेंट्स की, साइंस ने डिस्कवरीज़ की, ढेर सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ बनाई, तो उन टेक्नोलॉजीज़ का असर इन चीज़ों पर भी पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है कि जो मिनरल्स हमारे पास हैं सारे के सारे लिमिटेड हैं, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, यानी कि इनके प्रोड्यूस होने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने वाले हैं। ठीक, और इनकी जो प्रोसेस है एक्सकवेशन की, उसके बाहर निकाले जाने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टिंग है, मतलब पैसा उसमें भी काफ़ी खर्च हो जाता है। तो अब क्या है कि लोगों ने जैसे जैसे साइंटिस्ट ने चीज़ों को पढ़ा, उनको जाना, उनको समझा, उन्होंने ये ट्राई करने की कोशिश करी है कि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करें जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, और फिर उनकी मदद से हम जो अपना इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे डेवलपमेंटल हो, चाहे कैपिटल वाइज हो, उसको हम लगाएं टेक्निक में, ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो अब जैसे देखो आप, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जिनके रिसोर्सेज तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी है, सनरेज से बनने वाली है, विंड एनर्जी है, हवा की ज़रूरत है, टाइडल एनर्जी है, टाइड्स की ज़रूरत है। ठीक, तो इनमें क्या होना है, इनमें आपका जो इनिशियल रिसोर्स है वो आपके पास बहुत अच्छे से अवेलेबल है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, कैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है कि आप इसका यूज़ कर सको, फिर चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे टाइडल एनर्जी हो, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले सोलर एनर्जी के साथ, और उसके पहले आपको दिखाएंगे ये डायग्राम जिसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो जनरली क्या है, इस तरीके की यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप की प्लेट्स या ट्रेस दिखाई दे रही हैं इस एरिया में, ठीक है ना। होता क्या है, देखो आप, ये जो प्लेट्स होती हैं इनको नाम दिया जाता है सोलार पैनल्स का। सोलार पैनल्स में छोटे छोटे सोलार सेल्स लगे होते हैं, ठीक। अब सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है कि नाम ही क्या है उसका, सोलार सेल है, ठीक है ना। तो वो कब काम करेगी, जब उसको सनरेज मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटी सी आपकी सोलार सेल है, ठीक है, जब उस पर आपकी सनरेज पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं समवेयर। तो लाइट एमिट होती है, ठीक है, लाइट एमिट होती है तो उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, या जिस भी वे में आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, ठीक। तो क्या हुआ, सनरेज यहाँ से इस पर पड़ी, इसने जनरेटर है ये एक तरीके की, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रही है आपको। और ये डीसी जनरेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो करंट होता है वो जनरेट हो रहा है। अब उसके बारे में जब आप 9th और 10th की क्लासेस में जाएंगे तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि डीसी और एसी के डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अभी के लिए जो बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी याद रखनी है कि जो सोलार सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सन रेज की मदद से उनको जो एनर्जी मिलती है उससे लाइट प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, और फिर उस लाइट को बाय द मीन्स ऑफ इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के आप आगे के एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो, यानी आगे के सर्किट में उसको आप सप्लाई कर देते हो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। तो देखो आप, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन द सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपसे कहा सोलर सेल्स का जो काम है वो क्या है कि जो एनर्जी आती है उसी की मदद से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. अब क्या किया, जब इन सेल्स को आपने जोड़ दिया तो सोलर पैनल्स बनेंगे। मतलब एक सोलर सेल इतनी छोटी होती होगी, लेकिन जब आप इतने सारे जोड़ दोगे जैसे, तो एक आपका पूरा बड़ा सा सोलर पैनल का फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान रखें। फिर द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन। यहाँ पे फिर एक बात आ जाती है, नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन आपको भी पता है कि आप पढ़ते आ रहे हैं अर्थ का जो प्रोसेस, अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ का अपने आप में जो भी मूव्स हैं, या जो आप कहते हो जैसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, सेम वैसे ही अब क्या होता है कि सनरेज हैं, सनरेज की रिक्वायरमेंट है। तो आप भी जानते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का रीजन ही जो है, यही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर के सनरेज काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर मिलती हैं, है ना। बाकी रीजन्स में आपको उतनी अच्छी सनरेज नहीं मिलती। तो कई कंट्रीज़ इन रीजन्स की ऐसी होंगी जो कि अबेंडेंट सनशाइन से ब्लेस्ड हैं, और उसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी का ये लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स भी आपके अब सोलर एनर्जी से चलते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी लाइटिंग, कम्युनिटी लाइटिंग का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, कम्युनिटी लाइटिंग का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके जो एरियाज़ में आपको स्ट्रीट लाइट्स दिखती होंगी, राइट, वो भी आपकी काय से यूज़ होती हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू ही ऑन ऑफ होती हैं, पावर्ड रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा सोलर हीटर्स का मैंने आपको बताया, सोलर हीटर्स क्या होंगे, जो भी आपकी हीटर्स यूज़ होते हैं रूम्स के लिए या बिल्डिंग्स के लिए पूरे वहाँ पर के क्या किया है, सोलर पैनल को कनेक्ट किया है, तो वहाँ से सोलर एनर्जी मिल गई। ऐसे ही सोलर कुकर्स होते हैं फूड को कुक करने के लिए, और सोलर ड्रायर्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोलर एनर्जी। अब हम बात करेंगे सेकंड चीज़ की, जो कि है विंड एनर्जी। सबको मालूम है विंड इज़ एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए विंड मिल्स जो हैं वो क्या की जाती हैं, ग्रेन्स को ग्राइंड करने में और वाटर लिफ्ट करने में
काफ़ी टाइम से यूज़ की जा रही है पानी को ऊपर खींचने में, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है, अब जैसे जैसे विंड मिल्स हैं, हाई स्पीड से जब विंड्स रोटेट होती हैं तो वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आ रही है। एक ज़माने में आप सिर्फ दो ही यूज़ कर पाते थे, अनाज पीसने में और पानी को ऊपर खींचने में, दैट इज़ ग्राइंडिंग द ग्रेन एंड लिफ्टिंग द वाटर। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा आपने देखा हवा की स्पीड भी, जब हाई स्पीड से विंड्स रोटेट होती हैं तो विंड मिल को रोटेट कर देती है। अगर हाई स्पीड विंड आकर के तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। उसी की मदद से आपके यहाँ पे विंड एनर्जी की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है विंड फार्म्स का, ठीक है। तो विंड फार्म्स से आप क्या समझोगे, विंड फार्म्स से आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड जहाँ पर के क्लस्टर्स हैं सच ऑफ विंड मिल्स के, जो कि लोकेटेड है कोस्टल रीजन्स में एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। मतलब ये कि ऐसे रीजन्स जहाँ पर के आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और स्टेडी यानी कि काफ़ी तेज़ भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, स्टेडी भी होनी चाहिए। मतलब कि कंटिन्यूसली उतनी लेवल की स्पीड में आपकी हवा फ्लो हो रही हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई रीजन है, जैसे कि आपके माउंटेन पासेस हैं, जैसे आपके कोस्टल रीजन्स हैं, सभी को मालूम है समुद्री रीजन्स जो आपके कोस्टल रीजन्स जिनको आप कहते हो, वहाँ की हवाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरीके से माउंटेन पासेस की भी हवाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर एक ऐसा लैंड मास लिया जाता है और उसमें ढेर सारी विंड मिल्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है। और जब ये विंड मिल्स का क्लस्टर एक क्रिएट हो जाता है तो उसको आप नाम देते हो विंड फार्म्स का। फिर इनकी मदद से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। जनरली विंड फार्म्स कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब आप देखो एक के पीछे एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कितनी सारी विंड मिल्स कनेक्टेड है ना। तो विंड फार्म्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में और स्पेन में, ठीक। क्यों, क्योंकि ये कंट्रीज़ कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर के इनका विंड एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से किया है समवेयर, ठीक। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर जो है फ्रेंड्स आपके नेचर में ही काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल होता है, लेकिन होता क्या है कि इसकी जो प्रोसेस होती है इसको ऑब्टेन कर पाने की ये थोड़ा सा टफ हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर सबसे पहले तो ऑब्टेन कैसे होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आपको जो बात मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, वो ये मालूम है कि कोई भी जो एटम होता है ना, कोई भी जो एटम होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि सेंटर में आता है आपका न्यूक्लियस, जहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, राइट। फिर एक आपका यहाँ पे ऑर्बिट होता है जिसमें आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हो, वो इसके अराउंड, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड आपके ऑर्बिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर पावर, नाम से आपको दिख रहा है न्यूक्लियर पावर, तो क्या आया, NuCl, न्यूक्लियाई तो आ गया, यानी कि न्यूक्लियस। सो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, अब बात यह है किसी भी एटम का नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिविटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो फिनोमेना है वो शो करते हैं, उनके न्यूक्लियाई से आप क्या करते हो, एनर्जी ऑब्टेन करते हो, ठीक है। उसके न्यूक्लियाई में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है उसका आप यूज़ करने वाले हैं और उसकी मदद से आप न्यूक्लियर पावर बनाने वाले हैं। अब जैसे आपको दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पर के, यूरेनियम है और थोरियम है, ठीक है। तो होता क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस है उसमें एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन का। अब देखो, अब जब आप नेक्स्ट क्लासेस की NCERTs पढ़ोगे 9th 10th की, आपको उसमें रिएक्शंस और अच्छे से बताई जाएंगी, ठीक है। तो 8th क्लास के लेवल से अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। न्यूक्लियर फिशन, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होता है, सपोज ये आपका एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो क्या होगा, दो पार्ट्स में, दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ पर एक था
अब ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं 2 में, तो ये इस तरीके से आपके टूट गए। जब ये 2 न्यूक्लियाइज बने तो इनके साथ क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जब आप यूरेनियम या थोरियम या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई को भेजोगे तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगा न्यूक्लियर फिशन का। न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन में जो एक न्यूक्लियाई है उस एलिमेंट का वो टूट जाएगा 2 न्यूक्लियाइज में और साथ में रिलीज करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, सो उस एनर्जी की मदद से ही आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पावर वगैरह जनरेट कर रहे हो। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब हमने क्या किया, एक हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई लिया, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजा, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, उसके साथ ढेर सारी एनर्जी निकली और उस एनर्जी का आपने यूज किया। राइट, दिस इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आपको 8th के लेवल से, इस वक्त अगर आप 8th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उस लेवल से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की अगर इनके, तो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, यूएसए और यूरोप। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास जो है न्यूक्लियर पावर का काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन ये लोग कर चुके हैं। ठीक है, आफ्टर इट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपका राजस्थान, झारखंड ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर के यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ठीक है, राजस्थान और झारखंड ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। उसके अलावा जो हमारे पास थोरियम है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको मिलता है मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला की एक स्पेशल पर्टिकुलर सैंड है जिसका नाम है मोनोजाइट, उसमें आपको थोरियम मिलता है। ठीक, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की अगर हम बात करें इंडिया में सबसे पहले कलपक्कम में तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा के पास राजस्थान में, नरोरा इन यूपी और कायगा इन कर्नाटका। ये ऐसे स्टेशन हैं जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं। अब जैसे आपको थोड़ा सा इसके प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर के न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें मैंने आपसे कहा एक हैवी न्यूक्लियर जाएगा तो 2 लाइटियर न्यूक्लियर में ये टूट रहा है और उसके साथ साथ ढेर सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तब आपने क्या किया, आपने इस हीट को फ्रॉम फिशन हॉट वाटर के थ्रू यहाँ पर भेजा। ठीक, इस रीजन में ये आने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हुई, ये आगे बढ़ी, यहाँ पर टरबाइंस हैं, जनरेटर है। टरबाइंस अगेन द सेम प्रोसेस, इस स्टीम की वजह से ये टरबाइंस रोटेट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है दैट दिस बल्ब इज ऑन, विच मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, प्रोड्यूस हो गई। ठीक, रिमेनिंग वापस इसी एरिया में आ जाती है, यहाँ से स्टीम आती, अगेन कन्वर्ट्स इनटू द हॉट वाटर और फिर ये आगे बढ़ के आपका फिर से सेम साइकिल रिपीट करती है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप ओवरऑल बात करोगे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली हो रही होंगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली हमें क्या होता है, अर्थ के अंदर से जो हीट मिलती है वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं जो टेम्परेचर है राइट वो स्टेडीली राइज करता है, नॉट एट इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बट हाँ जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, जिसकी वजह से दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर की जो हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है, हॉट स्प्रिंग्स में कन्वर्ट होती है एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। आप क्या करोगे, इनका यूज़ करोगे पावर को जनरेट करने में। जैसे आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ, यहाँ के अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा अगर आप बात करो टेम्परेचर वाइज है ना, तो यहाँ से स्टीम जनरेट होती है। सो इसके टेम्परेचर के कारण जो इंटीरियर में वाटर प्रेजेंट है, ओके तो देखो आप हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा कई बार अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर अर्थ के सरफेस के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके कारण जो आपको ऐसे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं कई जगह पे,
यानी कि गर्म पानी का आप कह सकते हो हॉट स्प्रिंग्स इज नथिंग बट अ पॉन्ड ऑफ हॉट वाटर, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको वो गर्म पानी वहाँ पे अवेलेबल है नेचुरली, बिना किसी एनर्जी के। तो आपने क्या करना है, उस पानी का जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो कई चीज़ों में पहले पुराने ज़माने में जो हमारे यहाँ पे यूज़ करते थे, कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग, इन सारी चीज़ों में आप इनका यूज़ करते थे। अब क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो लोग अब ये सोच रहे हैं, साइंटिस्ट इस टेक्निक को किस तरीके से यूज़ करना है ना। तो जियोथर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। अब गर्म पानी है तो आप भी जानते हो एनर्जेटिक है, किस तरीके से उसके मदद से आप फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो प्लांट्स ये काम करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर कॉल्ड द जियोथर्मल पावर प्लांट्स। अब बात करें आप यूएसए की, यूएसए के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका के पास भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मणिकरण में हिमाचल प्रदेश में, ओप्यूगा वैली इन लद्दाख, यहाँ पर के ये चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी का अब यूटिलाइजेशन कर रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे एनर्जी टॉपिक टाइडल एनर्जी पे। तो देखिए आप, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस। इट्स जस्ट अ फैक्ट चेक, अगर याद रहे आपको तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर था, फ्रांस में था। फिर द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स की मदद से जब आप एनर्जी जनरेट करेंगे वो कहलाएगी टाइडल एनर्जी। एंड टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय द बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। मतलब किसी भी सी की अगर कोई ओपनिंग है ना, और वो क्या है, काफ़ी नैरो है, जैसे आप समझिए ऐसे रीजन्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि समुद्र और नदी का मिलना होता है। क्योंकि जनरली जब समुद्र और नदी थोड़ा सा मिलते हैं तो इनिशियली उनके जो हिस्सा होता है वो काफ़ी पतला होता है, नैरो होता है ना, नैरो ब्रिज होता है, एक नैरो रीजन होता है जहाँ पर के समुद्र और नदी मिलते हैं। जैसे यहाँ से कोई रिवर आ रही है और यहाँ पर के आपका सी वाटर मिलता है। अब बाकी तो सी तो इतना बड़ा है भाई, तो इतने उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो डैम आप क्या कर सकते हो, अगर इतने किसी रीजन में यहाँ पर है तो यहाँ पे आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक। और उसकी मदद से आप टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये चीज़ भी मालूम है, टाइड्स दो तरीके के होते हैं। 7th NCERTs में हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी हैं। टाइड्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स में क्या होता है, हाई टाइड्स में हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। जब हाई टाइड आएगी, क्यों, क्योंकि हाई टाइड जाएगी तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, टर्बाइन इंस्टॉल रहेगा और फिर वो प्रोड्यूस कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी को। जब और इसके अलावा जो कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, कौन कौन कर रही हैं, रशिया, फ्रांस कर रहे हैं। और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया लोकेशन कहाँ आएगी, गुजरात के साइड आएगी। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात की तरफ है, तो इसको ध्यान रखना लोकेशन को आप, कि गल्फ ऑफ कच्छ भी जो है वहाँ पर के टाइड मिल के फार्म्स आपके हैं, राइट। देखो आप किस तरीके से कर रहे हैं, फिर से देखो, हाई टाइड आई, उसकी मदद से यहाँ पर आपका टरबाइन जो है उसमें वाटर सप्लाई हुआ, तो हाई टाइड की वजह से आपका टरबाइन रोटेट करेगा और उसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेम गोज इन दिस वे, अगर यहाँ से हाई टाइड एंटर करती है तो यहाँ पर भी आपका जो टरबाइन है वो रोटेट कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, टाइडल एनर्जी का भी यूज़ करते हो। अब हम बात करेंगे बायोगैस के बारे में। Organic waste such as dead plants and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biomass। मतलब आपने क्या किया, आपको नेचर से जो भी चीज़ें मिल रही थी, उनके जो डेड स्पीशीज थे, डेड सप्लीमेंट्स आप कह सकते हो, वो थे, उनको मिला करके आपने एक गैसियस फ्यूल बनाया जिसको आपने नाम दिया है बायोगैस का, ठीक है। So the organic waste is decomposed by the bacteria and biogas digesters to emit the biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। दो बातें याद रखना है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से लोगों को ये मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। बहुत से क्या सभी को मालूम होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, इसको याद रखेंगे। फिर
The organic waste is decomposed by bacteria in the biogas digesters to emit the biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. ठीक है, जिसे आप अगर यहाँ से देखो डायग्राम वाइज आप इसकी प्रोसेस को समझोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर अप हो जाएगी. स्लरी मीन्स यहाँ पर जो भी आपका वेस्टेज है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन किया, इसके थ्रू यहाँ से आया, इधर गया, इस गैस टैंक में यहाँ पे कनेक्ट हुआ. ठीक, फिर यहाँ से आप क्या है, सॉइल है और फर्टिलाइज़र है, तो आउटलेट है ये रीजन का आपका. तो जब ये चीज़ें इकट्ठे होती जाती हैं आफ्टर पॉइंट यहाँ पर क्या आपको बायोगैस रिलीज होती है बाय दिस आउटपुट वॉल, और फर्टिलाइजर्स का भी आप इसमें एज यूज़ कर सकते हो. ठीक, मतलब बायोगैस ओवरऑल क्या है, पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, गैसियस फ्यूल जो है वो जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, इसको याद रखेंगे, बायोगैस मैं कह रही हूँ बार बार, नाम इसका बायोगैस है ना. सो ये क्या है, गैसियस फ्यूल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. उसके अलावा जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसका वो डिकम्पोज कैसे होता है, जो बायोगैस डाइजेस्टर में प्रेजेंट बैक्टीरिया है ना, वो आपका क्या करता है, इसको एमिट करता है, जो कि जनरली क्या है, मिक्सचर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दैट इज CH4 का. ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर का हाफ पार्ट था ये आपसे बात करता है हर तरीके के पावर रिसोर्स के बारे में. तो इसी के साथ हमारा बायोगैस के बाद अब यहाँ पे बेसिक आपको शॉर्ट में थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही काफ़ी अच्छे से चार्ट के फॉर्म में आपकी NCERT में भी दिए गए हैं. यहाँ पे भी मैंने आपको शो किया है ये. सो इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी. अब जैसे आप बात करो विंड एनर्जी की, राइट, विंड एनर्जी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं. कैसे, एडवांटेज में क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, क्यों, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करने वाले, लो कॉस्ट प्रोडक्शन देने वाले हैं, सेफ है और क्लीन है. डिसएडवांटेज क्या है, नॉइस पॉल्यूशन. कैसे भाई, जब विंड मिल्स चलेंगी तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होगा. कॉस्टली तो होती हैं काफ़ी हद तक, इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप भले एक बार हो जाए लेकिन विंड मिल तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है. ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो विंड होती है उसकी एनर्जी जनरली रेडियो और टीवी रिसेप्शंस को डिस्टर्ब करने का काम करती है. तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गई. इसके अलावा इट इज़ हार्मफुल टू बर्ड्स, राइट. फिर सोलर एनर्जी की अगर आप बात करो तो क्या होता है, एडवांटेज तो ये है कि चलो इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं दे रहा. डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव बहुत है, नो डाउट. उसके अलावा अगर एक बार आपका एक छोटा सा सोलर सेल भी खराब हुआ तो आपका पूरा का पूरा पैनल वेस्ट हो जाएगा. उसको चेंज करने की कोई प्रोसेस नहीं होती, राइट, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें. टाइडल एनर्जी के एडवांटेज सेम अगेन, नॉन पॉल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टेबल. डिसएडवांटेज, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और हार्नेस करना इनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि समुद्र के मुंह पर यानी कि इन द माउथ ऑफ सी अगर आप सोचो कि आप एक डैम बना लोगे, और प्रोसेस है, इजी है, नो डाउट है, बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जो कि हम अभी इस वक्त यहाँ पर बैठकर डिस्कस नहीं कर पा रहे. ठीक है, सो प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप जाते हो उनको करने के लिए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं. सेम गोज़ विद द न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एंड द जियोथर्मल एनर्जी, राइट. सो ये आपको चीज़ इसको समझना है कि क्लैरिफाई रखें. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज नो डाउट हमने डिस्कवर किए हैं ताकि हम हमारे उन कन्वेंशनल सोर्सेज से थोड़ा अलग हटके कुछ यूज़ कर सकें, लेकिन अभी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं. तो समवेयर आप ये भी कह सकते हो कि हाँ आपने टेक्निक्स डेवलप करी हैं, लेकिन उन डेवलप टेक्निक्स का फुल फ्लैश यूटिलाइजेशन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है. तो इसी के साथ हमारी NCERT का 3rd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 पे.